segment joining 2 points, line segment joining 2 points subtend equal angles at two other points lying on the same side of the line containing the line segment. The 4 point lie on a circle. मतलब these 4 points are concycling. मतलब क्या हुआ कि यदि आपके पास में एक पॉइंट A है और एक पॉइंट हमारे पास B है और इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो इस लाइन के सेम साइड पे या तो ऊपर ले लो या नीचे ले लो, लाइन के सेम साइड पे दो अलग अलग पॉइंट पे सेम एंगल सबटेंड करता है. मान लीजिए इस पॉइंट P पे, ये मान लो पॉइंट P है और ये वाला पॉइंट हमारा Q है. तो पॉइंट P पे ये लाइन सेगमेंट क्या करता है, जो एंगल सबटेंड करता है वही सेम एंगल हमारे पास वो Q पॉइंट पे भी सबटेंड कर रहा है मान लो. तो यहां पे ये वाला पॉइंट X हो गया, सॉरी एंगल X हो गया पॉइंट Q पे. बात समझ में आ गई. यदि एक लाइन सेगमेंट जो कि दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है वो लाइन के सेम साइड पे या तो इस साइड या इस साइड सेम साइड पे दो डिफरेंट पॉइंट्स पे यानी P और Q पे दो डिफरेंट पॉइंट्स पे सेम एंगल सबटेंड करता है तो फिर ये चारों पॉइंट्स कोनसाइक्लिक होंगे. कैसे होंगे? कोनसाइक्लिक मतलब ये सारे के सारे एक ही सर्कल के ऊपर लाए करेंगे फिर ये चारों पॉइंट. तो ये जो चारों पॉइंट्स हैं हमारे पास में, ये चारों पॉइंट कैसे होंगे? कोनसाइक्लिक होंगे. मतलब ये चारों पॉइंट एक किसी सर्कल के ऊपर लाए करेंगे. बात समझ में? मतलब इनसे एक सर्कल पास होगा. इज इट क्लियर? तो ये वाली थ्योरम और इसकी प्रीवियस जो थ्योरम थी वो एक दूसरे की क्या है? एक दूसरे की कन्वर्स है. देखो यहां पे क्या था, इस वाली पिछली थ्योरम में क्या था बेटा अपने पास? जो अपना पिछला थ्योरम था वो कह रहा था कि एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल. और जो इसके बाद वाली थ्योरम है वो क्या बता रही है इनडायरेक्टली? वो ये बता रही हमको इनडायरेक्टली, ये वाली जो थ्योरम बता रही है वो ये बता रही है कि अगर हमारे पास एक लाइन सेगमेंट से सेम एंगल सबटेंड हो रहा दो पॉइंट पे तो वो चारों पॉइंट कैसे होंगे? सर्कल के ऊपर लाए करेंगे. देखो अगर सर्कल के ऊपर लाए करते ये चारों पॉइंट मान लो तो हमारे पास ये एंगल्स बराबर होते कि नहीं होते. अगर ये चारों पॉइंट हमारे पास सर्कल के अंदर मतलब सर्कल के ऊपर लाए करते तो यहां से ये एंगल सबटेंड होता सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर, यहां पे जो एंगल सबटेंड होता बची हुई सर्कमफ्रेंस पे यानी इतने हिस्से पे वो सेम होता कि नहीं होता. तो उसी का कन्वर्स क्या हो गया? अगर ये एंगल सबटेंडेड बराबर है दो डिफरेंट पॉइंट पे तो वो पॉइंट सर्कल के ऊपर लाए करेंगे. और अगर ये सर्कल है तो यहां पे एंगल सबटेंडेड बराबर होंगे. बात समझ में आई? यदि ये दो पॉइंट सर्कल के ऊपर लाए करेंगे तो ये एंगल्स बराबर होंगे. पिछली थ्योरम बता रही थी और ये वाली थ्योरम बता रही है कि अगर ये दोनों एंगल्स सबटेंडेड सेम है इन दो पॉइंट पे तो फिर ये पॉइंट्स सर्कल के ऊपर लाए करेंगे. बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलिए नेक्स्ट थ्योरम की ओर बढ़ते हैं. वो है सम ऑफ द ईदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री. नाउ हमारे पास में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? जैसे आपके पास में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये होता है कि यदि आपके पास एक सर्कल है और आपके पास में सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, एक सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ, कैसा भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, वो सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल बना दे रहे हैं और उस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स, उस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स आपके पास में कहां पे लाए कर रहे हैं भाई? वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे लाए कर रहे हैं. मान लीजिए वर्टेक्स A है, ये वाला क्वाड्रिलेटरल का वर्टेक्स B है, ये वाला क्वाड्रिलेटरल का वर्टेक्स C है और ये वाला क्वाड्रिलेटरल का वर्टेक्स D. तो इफ द vertices of the quadrilateral lie on the circumference of a circle, then that quadrilateral is known as cyclic quadrilateral. बात समझ में? अगर आपके पास में कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसके वर्टेक्स आपके पास में कहां पे लाए करेंगे? सर्कल के ऊपर. बात समझ में आ गया? तो उस क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है. क्या कहा जाता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, इनका सम 180 डिग्री आता है. कितना आता है इनका सम? 180 डिग्री. मतलब अगर हमारे पास में ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, राइट, तो इसके जो वर्टिसेस होंगे वो सर्कल के ऊपर लाए करेंगे एंड
हमारे पास जो आएगा वो आएगा एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इज इट क्लियर टू यू? बोलो बच्चों, यहां तक बात समझ में आ गई? बोलो ये सुनो। अब इसको प्रूव करना है हमको, बोलिए हाँ या ना? इसको क्या करना है? इसको हमको प्रूव करना है। इज इट क्लियर? बोलिए या सुनो। अब इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, हमने बीडी को ज्वाइन कर दिया। मान लो मान लीजिए हमने क्या कर दिया, बीडी को ज्वाइन कर दिया। यहां तक बात क्लियर है? बोलो बोलो या सुनो, क्लियर है? अब आपने क्या किया, बीडी को ज्वाइन कर दिया। अब इसके बाद में आपने क्या किया, आपने एसी को भी ज्वाइन कर दिया। बोलिए आया? कर दिया। अब देखना, एक चीज समझना। अब ये जो अपनी बीसी है, ये वाली जो बीसी है, इससे जो आर्क सबटेंड हो रहा है सर्किल की सरकमफ्रेंस पे, मतलब इस आर्क से, सॉरी, जो एंगल सबटेंड हो रहा है सरकमफ्रेंस पे, वो मान लीजिए x है। तो यहां से इसी आर्क से जो एंगल यहां पे सबटेंड होगा वो कितना होगा, वो भी x हो जाएगा। बोलो आया ना? सिमिलरली जो आर्क CD से एंगल सबटेंड हो रहा है बेटा यहां पे, वो हमारे पास मान लीजिए y है। तो हमारे पास जो आर्क CD है, इससे यहां पर जो एंगल सबटेंड होगा वो भी कितना हो जाएगा, वो भी y हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? अब इसके बाद में हमारे पास मान लीजिए ये हमारे पास में आर्क AD है। अब आर्क AD से जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो हमारे पास मान लीजिए Z है। तो हमारे पास आर्क AD से जो यहां पर एंगल सबटेंड होगा वो कितना होगा, वो Z हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना? बोलिए हाँ या ना? अब इसी तरह से बेटा हमारे पास जो आर्क AB से एंगल सबटेंड हो रहा है वो हमारे पास में यहां पे कितना सबटेंड हो रहा है, मान लीजिए A। तो यहां पे इसी आर्क से जो इस साइड जो एंगल सबटेंड होगा वो भी कितना होगा, वो भी A होगा। बोलो हाँ या ना? यस और नो? यहां तक बात क्लियर है? नाउ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू कितना होगा, 360 डिग्री। बोलिए आया? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D कितना होगा, 360 डिग्री। अब एंगल A की जगह लिख सकते हैं हम लोग x प्लस y, प्लस हम लोग एंगल B की जगह लिख सकते हैं z प्लस y, प्लस एंगल C की जगह लिख सकते हैं a प्लस z, प्लस हमारे पास में एंगल B की जगह लिख सकते हैं क्या, a प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। बोलो आया? अब यहां पर बेटा 2 टाइम्स x आ रहा, 2 टाइम y आ रहा, 2 टाइम z आ रहा, 2 टाइम a आ रहा। तो 2x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 2a इज इक्वल टू 360 डिग्री। बोलिए आया ना? 2 कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा x प्लस y प्लस z प्लस a इज इक्वल टू 360 डिग्री। बोलिए आया ना? तो यानी कि x प्लस y प्लस z प्लस a की वैल्यू जो आ गई वो हमारे पास 180 डिग्री आ गई कि नहीं आ गई? 2 इस साइड जाकर डिवाइड करेगा तो 180 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिए हाँ या ना? अभी यहां तक बात क्लियर है? अब देखिए हमको प्रूफ क्या करना था, एंगल A प्लस एंगल B बराबर 180 डिग्री प्रूफ करना था। अब आप एंगल A को क्या लिख सकते हो, LHS ले लो आप इसका। तो एंगल A क्या हो जाएगा आपका, एंगल A प्लस एंगल B। अब एंगल A की वैल्यू कितनी आएगी, एंगल A की वैल्यू आएगी y प्लस x, और एंगल B की वैल्यू कितनी आई, a प्लस z। तो एंगल x प्लस y प्लस z प्लस a कितना होता है, 180 डिग्री। बोलिए आया ना? आया समझ में भाई? एंगल A प्लस एंगल B, सॉरी एंगल A प्लस एंगल C, एंगल A प्लस एंगल C कितना आ गया अपने पास, 180 डिग्री। इज इट क्लियर? ऐसे ही बेटा हमारे पास में क्या आ जाएगा, एंगल B प्लस एंगल D निकालिए। एंगल B की वैल्यू कितनी है भाई हमारे पास में, Z प्लस y, और एंगल D की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a प्लस x।
तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ये आ गया, ये कितना होगा 180 डिग्री। तो एंगल बी प्लस एंगल डी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। बात समझ में आ गया। तो यदि हमारे पास में एक क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है, एक क्वाड्रिलेटरल कैसा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो हमारे पास में उसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। यहां तक बात क्लियर है बच्चों? बोलिए हाँ या ना। क्लियर टू एवरीवन? कॉपी करना है कॉपी कर लीजिए। अब देखो नेक्स्ट थ्योरम जो है हमारे पास, if the sum of pair of opposite angles of a quadrilateral is 180 degree then the quadrilateral is cyclic। अब देखो अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा था कि अगर कोई quadrilateral cyclic है तो उसके opposite angles का सम कैसा होगा 180 डिग्री। अब हमारे पास में अगर किसी quadrilateral के opposite angles का सम, यदि किसी quadrilateral के opposite angles का सम, जैसे हमारे पास में ये एंगल हमारा A हो गया, ये B हो गया, ये वर्टेक्स B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, तो यदि आपके पास में एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री आता है, ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं क्वाड्रिलेटरल कैसा है, साइक्लिक। मतलब अगर ये एंगल x और ये y है तो x प्लस वाई की वैल्यू अगर 180 डिग्री आती है, देखो अगर इन दोनों का सम 180 होगा तो बचे हुए दो एंगल्स का सम भी 180 ही होगा, क्योंकि पूरे चारों का सम कितना होता है 360 डिग्री। अब चारों एंगल का सम 360, उनमें से दो का 180 आ गया तो बचे हुए दो का कितना आएगा 180 तो आएगा। तो अगर आपके पास में दो एंगल्स, ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, देन वी कैन से दैट दिस क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। बात समझ में आई? क्लियर? अब आपके पास में यदि कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री आता है तो उसको हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं। तो मतलब अगर कोई क्वेश्चन आता है आपके पास सर्किल का जहां पे आपको प्रूव करना है कि प्रूव दैट दिस गिवन क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक, तो हमको उसके लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा कि उसके ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना है 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री अपोजिट एंगल का सम आ गया तो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल कैसा हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। बात समझ में? क्लियर? तो अगर कोई क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होता है तो उसके ऑपोजिट एंगल का सम कितना आता है 180, और अगर हमारे पास किसी क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल का सम कितना आ रहा है 180, तो देन इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसका थ्योरम का प्रूफ हम लोग बाद में देखेंगे बेटा। सारे थ्योरम जो 3 थ्योरम में छोड़ दिए प्रूविंग के लिए वो हम सब एक साथ देखेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे वो कॉन्ट्रडिक्टरी मेथड एक ही टाइप के मेथड से होनी है, ठीक है, तो सबको एक साथ देखेंगे। यहां तक बात क्लियर है? एक्सरसाइज देख लेते जो कि काफी ज्यादा इजी सा है। अब देखो द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाई इन इंटीरियर ऑफ द सर्कल और एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। तो पहला आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंटीरियर ऑफ द सर्कल। ये हमारे पास एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है। अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाई डैश ऑफ द सर्कल एक्सटीरियर। ऑब्वियसली बात है, जो भी पॉइंट का डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा होगा, जो भी पॉइंट का डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा होगा सर्कल के बाहर लाई करेगा, क्योंकि जितने भी पॉइंट सर्कल के अंदर होंगे उनका सेंटर से डिस्टेंस हमेशा रेडियस से कम ही होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये हमारे पास में इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा, हमारे पास एक्सटीरियर हो जाएगा। इज इट क्लियर? द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज डैश ऑफ द सर्कल इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो इसकी जगह हमारा क्या रह जाएगा, डायमीटर। बात समझ में? अगला वाला क्या है हमारे पास, एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट एंड्स आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर। क्या होता है उस आर्क को क्या बोलते हैं? An arc is a dash when its ends are the ends of the diameter। जब उसके ends डायमीटर के ends हो जाए। ऐसा आर्क जिसके एंड पॉइंट, आर्क के एंड पॉइंट डायमीटर के एंड पॉइंट पे आए। क्या? देखिए यहां पे ये सर्किल है मान लो, ठीक है, ये इसका डायमीटर है, ठीक है। अब डायमीटर के एंड पॉइंट्स हमारे पास मान लीजिए ए बी है और ये हमारा सेंटर ओ है। अब डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे जिस आर्क के एंड पॉइंट्स आ रहे होंगे, ये आर्क के एंड पॉइंट्स हो गए, मान लो किसी और कलर से ले लीजिए। मान लीजिए हमारे पास ये वाला आर्क अपन कंसिडरेशन में ले रहे हैं, ये वाला। तो ये जो आर्क के एंड पॉइंट्स आ रहे हैं बेटा, ये डायमीटर के एंड पॉइंट से मैच कर रहे हैं। तो इस आर्क को तुम क्या बोलोगे, जोर से बोलो, सेमी सर्कल। ऑब्वियस सी बात है यार। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये हमारा सेमी सर्कल हो जाएगा। बात समझ में आया? इसके बाद में अगला क्या है, द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल कॉर्ड। ठीक। अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाई इन, हाँ, a circle divides the plane on which it lies in how many parts?
है 2 पार्ट्स में, कैसे? इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, वेरी गुड बेटा, ठीक है। राइट द ट्रू एंड फॉल्स। अब गिव रीजन फॉर द आंसर। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्किल इज अ रेडियस ऑफ द सर्किल, ट्रू और फॉल्स? A line segment joining the center to any point on the circle is the radius of the circle, true or false? That is true, because हमने बताया था सेंटर से फिक्स्ड डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट होते हैं उसके कलेक्शन को क्या बोलते हैं? सर्किल। तो सेंटर से जो भी सर्कमफ्रेंस पे पॉइंट होगा उसका डिस्टेंस कैसा होगा? इक्वल, और उस इक्वल डिस्टेंस को क्या बोलते थे अपन? रेडियस ऑफ द सर्किल, तो वो रेडियस होगा। बात समझ में आ गई? A circle has only finite number of equal chords। सर्कल के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स होती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स होंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स बन सकती है सर्कल में, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। तो सर्कल हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। बात समझ में आ गया? तो इसके लिए हमारे पास ये वाला क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, ईच इज अ मेजर आर्क। अगर सर्कल को 3 इक्वल आर्क्स में तोड़ दिया जाए तो क्या हर आर्क मेजर आर्क कहलाएगी? यदि सर्कल को 3 इक्वल आर्क में तोड़ दिया जाए तो क्या ईच आर्क को अपन मेजर आर्क बोल सकते हैं? यस और नो? नो, बिकॉज मेजर और माइनर कंपैरिजन होता है। अगर 2 आर्क है, एक छोटी और एक बड़ी, तो बड़ी वाली को मेजर बोलेंगे और माइनर छोटी वाली को बोलेंगे जब 2 आर्क में तोड़ेंगे सर्कल को। यहां पे उसने 3 आर्क में तोड़ रखा और तीनों आर्क बराबर है, तो किसी को मेजर किसी को माइनर थोड़ी बोल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? देन अ chord of a circle which is twice as long as the radius is a diameter of the circle, true or false? True. The sector is the region between the chord and its corresponding arc। सेक्टर क्या होता है? करस्पॉन्डिंग आर्क और कॉर्ड के बीच का रीजन सेक्टर कहलाता है। ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? जोर से बोलो। द सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। करस्पॉन्डिंग आर्क और कॉर्ड के बीच के रीजन को क्या बोलते हैं? ये है भाई, समझो ना, दिमाग नहीं लगा रहे आप लोग। ये सर्कल हो गया, ये करस्पॉन्डिंग आर्क हो गई, मान लो ये वाली आर्क हो गई हमारी ए बी, और ये हमारे पास में कॉर्ड हो गई। तो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड और आर्क के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं? रीजन को क्या बोलते हैं? इस रीजन को सेक्टर बोलते हैं। बोलो ये सुनो, सेक्टर बोलते हैं इसे या सेगमेंट बोलते हैं इसे? सेगमेंट, सेगमेंट बोलते ना। सेक्टर तो हमने ये बताया था आपको कि सेंटर से यहां पे ये चीज सेक्टर कहलाती है आपकी, ये सेक्टर कहलाता है, तो ये सेगमेंट होगा। इट्स फॉल्स। अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। इट्स अ प्लेन फिगर, मतलब 2 डायमेंशनल फिगर होता है सर्कल, 3 डायमेंशनल नहीं होता। बात समझ में आई? तो सर्कल इज अ प्लेन फिगर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोलो हां या ना। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर कल मिलते हैं।